बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 25 लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक होगा आज का हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन पे बात की थी और उसको काफ़ी तफसील से डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के हवाले से। तो इकोसिस्टम को दो मेन कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक बायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग कंपोनेंट्स और दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो पहले बात कर लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के हवाले से और फिर बात करेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट्स के हवाले से। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो जब भी हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इस दुनिया के अंदर मौजूद तमाम के तमाम जानदार, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, वो सारे मिलकर इस इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स सपोर्टेड बाय द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर उसे कहते हैं इस ज़मीन के ऊपर मौजूद हर वो जगह जहाँ पे कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, वो एरिया जो है अर्थ का वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो उस बायोस्फीयर के ऊपर मौजूद तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें प्लांट्स इंक्लूडेड हैं, एनिमल्स इंक्लूडेड हैं और भी काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। तो जब हम तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं बायोस्फीयर के अंदर, तो वो उस इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो ये जो बायोस्फीयर है यानी इस ज़मीन के ऊपर वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर जो है वो अर्थ सरफेस से ऊपर की जानिब और 8 से 10 किलोमीटर ही समंदर में नीचे गहराई तक ये एरिया जो है ये फैला हुआ है, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। यानी अर्थ सरफेस से 8 से 10 किलोमीटर ऊपर जो हवा का गिलाफ है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और 8 से 10 किलोमीटर समंदर के अंदर नीचे इतनी गहराई तक भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो वो तमाम का तमाम एरिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे वो बायोस्फीयर कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स के हवाले से। ये था बायोटिक कंपोनेंट्स और अब हम बात करते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर तीन मेन पार्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, एयर है, वेदर है, वाटर है और सॉइल है। तो ज़मीन के ऊपर वो तमाम एरिया जिसके अंदर ज़मीन के अर्थ सरफेस के ऊपर वाली साइड पे जिस जगह पे हवा का एक बहुत बड़ा गिलाफ मौजूद है 8 से 10 किलोमीटर तक का फैला हुआ, इसको इकोलॉजिकल टर्म के अंदर हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर कहते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर की जानिब फैला हुआ हवा का एक बहुत बड़ा गिलाफ जो है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ज़मीन के ऊपर जहाँ जहाँ पे वाटर मौजूद है हम उसको कलेक्टिवली हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो ज़मीन के अंदर जहाँ जहाँ पे सॉइल है उसको हम लिथोस्फीयर का नाम देते हैं। तो ये जब हम इकोलॉजिकल टर्म्स की बात करते हैं तो हम ये तीन अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। एटमो का मतलब एयर होता है, स्फीयर कहते हैं जगह को, और हाइड्रो कहते हैं वाटर को और स्फीयर कहते हैं जगह को। यानी वो जगह ज़मीन की जो वाटर ने घेरी होगी तो वो हाइड्रोस्फीयर, वो जगह ज़मीन की जो एयर ने घेरी होगी उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और वो जगह जो सॉइल ने घेर रखी है उसको हम लिथोस्फीयर का नाम देते हैं। तो ये तीन तरह के कंपोनेंट जो हैं ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं जी प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम में कितनी तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि ये लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग आपस में मिलकर करा रहे हैं, एंड इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स। तो अगर हम इकोसिस्टम के अंदर होने वाले जो प्रोसेसेस हैं उनकी बात करें तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं वो तीन तरह के हैं। एक तो फीडिंग है कि वो जानदार जो हैं वो अपनी खुराक हासिल कर रहे हैं। दूसरा सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, तो जब एक जानदार दूसरे जानदार को एज अ सोर्स ऑफ फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है तो एक जानदार के जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो दूसरे के अंदर सर्कुलेट कर जाते हैं, दूसरे के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे फ्लो ऑफ एनर्जी। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ये जो तीन तरह के प्रोसेसेस हैं
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जानदारों के दरमियान में हो रहे होते हैं। इन्हीं 3 प्रोसेसेस की बेस पे हम जो बायोटेक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, उनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर्स हैं। तो पहले बात करते हैं ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स मीन पैदा करने वाले। प्रोड्यूसर जो है ये तमाम के तमाम ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये है कि जो अपनी खुराक खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनमें मेनली जो हैं वो फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडेड हैं। वो जानदार, वो सब्ज कलर के जो पौधे जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, उसको हम फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स कहते हैं और वो प्रोड्यूसर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब ये करते क्या हैं, ये सनलाइट को, जो सनलाइट से आने वाली जो लाइट एनर्जी है उसको कैप्चर भी करते हैं और उसको इकोसिस्टम का हिस्सा भी बनाते हैं। अब कैप्चर करते हैं, उसी सनलाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये अपनी जो फूड है उसको तैयार करते हैं और इनमें ये एबिलिटी भी होती है कि ये अपनी फूड प्रिपेयर कर सकें बाय यूजिंग द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कि वो अपनी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, उसको इस्तेमाल करते हुए वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं और इस दौरान जो एनर्जी है वो लाइट से आती है। लाइट कहाँ से आती है? लाइट सन से आती है। तो ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है फोटोसिंथेसिस का जिसके अंदर आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और वो इससे ये ऑर्गेनिक फूड बन रही है और वाटर और ऑक्सीजन जो है ये रिमूव हो रही है। तो इस तरह का जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है इसको हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कुछ जानदार ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं एज वाटर की जगह पे। तो ये थे प्रोड्यूसर्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं इस बायोटेक कंपोनेंट्स की सेकंड जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं कंज्यूमर का। कंज्यूमर मीन चीज़ों को कंज्यूम करने वाले, खर्च करने वाले। ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं। अब ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? दे ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स को खा के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये एनर्जी हासिल करते हैं। अब जो कंज्यूमर ऐसे होंगे जो प्रोड्यूसर को खाएंगे यानी पौधों को खाएंगे, वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, तो वो तो डायरेक्टली इन प्रोड्यूसर से एनर्जी ले रहे होंगे। एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, वो जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा के एनर्जी हासिल करते हैं। तो अब वो डायरेक्ट तो प्रोड्यूसर को नहीं खा रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर की जो एनर्जी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी और क्वाटरनरी जो कंज्यूमर्स हैं उनमें ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफ हैं तो ये अपनी जो ऑर्गेनिक फूड है उसको खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो लिविंग कंपोनेंट्स की यानी बायोटेक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की जो थर्ड कैटेगरी है वो डीकम्पोजर्स हैं। इनमें 2 तरह के ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, एक बैक्टीरिया है और दूसरा फंजाई है। ये क्या करते हैं? ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है ये उसके ऊपर कुछ जो है वो इंजाइम्स खारिज करते हैं और उनकी डीकम्पोजिशन से ये अपनी एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। क्योंकि ये खुद से अपनी जो फूड है वो प्रिपेयर नहीं कर पाते तो इस वजह से इनको हेट्रोट्रॉफिक भी कहा जाता है। और जब ये डीकम्पोजिशन करते हैं तो मुख्तलिफ तरह के जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो आयंस की सूरत में ये सॉइल को रिलीज़ करते हैं। उन आयंस में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो नाइट्रेट्स हो सकते हैं, अमोनिया है, फास्फेट है, पोटाशियम है और कैल्शियम है। तो आप कह सकते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग है उसके अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर रह जाते हैं तो वो उनके मरने के बाद सॉइल को जो दोबारा रिटर्न किए जाते हैं वो इन्हीं से किए जाते हैं, इन्हीं के एक्शन के ज़रिए होते हैं जिनको हम डीकम्पोजर्स का नाम देते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाई है
कि सन से एनर्जी आती है। आपको पता है सूरज जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इस अर्थ के ऊपर। उसकी एनर्जी को कैप्चर करते हैं प्रोड्यूसर, ये अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और इनको खा जाते हैं कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर की जो एनर्जी है वो कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो जाती है और फिर जब कंज्यूमर मरते हैं तो इनकी डिकम्पोजिशन से ये एनर्जी जो है ये डिकम्पोजर्स के अंदर चली जाती है। तो डिकम्पोज़र क्या करते हैं, वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को दोबारा जो है वो सॉइल के अंदर रिटर्न कर देते हैं, जिससे इस इकोसिस्टम के अंदर या इस सॉइल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के हवाले से था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझ नहीं आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।